दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा कि बिटकॉइन क्या है और जिसकी वैल्यू अभी 12,76,000 रुपये है। एक बिटकॉइन की वैल्यू 12,76,000 रुपये है और कुछ दिन पहले इसकी वैल्यू 5 रुपये भी नहीं हुआ करती थी 2010 में, और अभी इसकी वैल्यू बढ़ के इतनी हो गई, कैसे हो गई है और दोस्तों ये कैसे काम करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी इसके पीछे काम करती है, तो इन सब के बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों स्टार्टिंग से बात करता हूं। अगस्त 2008 में इंटरनेट पे एक डोमेन रजिस्टर होता है जिसका नाम है bitcoin.org, और उसके 2 महीने के बाद एक पेपर आता है इंटरनेट पे, और उस पेपर में लिखा होता है बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। और उस मतलब कि वो जो पेपर पब्लिश करने वाला मतलब कोई भी बंदा था जो चला रहा था, उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। तो आज अब दोस्तों बता दूं कि जो सतोशी नाकामोटो है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि कोई ये पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। टाइम टू टाइम लोगों ने वादा किया है कि मैं सतोशी नाकामोटो हूँ, लेकिन कहीं से कंफर्म नहीं हो पाया है कि कौन सतोशी नाकामोटो है। जो बिटकॉइन है 3 जनवरी 2009 से पब्लिकली स्टार्ट हो जाता है, और सतोशी नाकामोटो टाइम टू टाइम जो भी लोग हैं उनसे बात करता है, कन्विंस करता है कि ये एक वर्चुअल करेंसी है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों बता दूं कि ये जो बिटकॉइन है, अगर आप देखते हो कि फ़ोटो में कि एक सिक्का है, तो दोस्तों ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। बिटकॉइन कोई सिक्का नहीं है, कहीं दिखता नहीं है, सिर्फ एक वर्चुअल करेंसी है जिसमें लोग ट्रेड करते हैं। आपको कहीं भी आप मतलब आपको अगर बिटकॉइन किसी को हो तो आप हाथ में नहीं छू सकते। वो बिटकॉइन को आप ट्रेड करते हो, और बिटकॉइन मतलब कि आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू बढ़ती है। आप सपोज करो कि बिटकॉइन है, अगर आपके पास बिटकॉइन है तो अगर आप बिटकॉइन को उसको भजाते हो तो आपको 12,76,000 रुपये मिलेंगे। वो ये है, मतलब आपको अपने करेंसी में पैसे मंगा सकते हो, लेकिन बिटकॉइन को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सतोशी नाकामोटो क्या किया कि लोगों को कन्विंस करा कि मैंने एक वर्चुअल करेंसी बनाई है जिसका नाम बिटकॉइन है, तो आप इसको ट्रेड करो। दोस्तों प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई करेंसी है, तो वो करेंसी आप जितना ही बनाना है बना लो, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि आप कितने लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो कि ये करेंसी है और आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो सतोशी नाकामोटो ने क्या करा कि लोगों को इसके बारे में बताया कि ये करेंसी कैसे आएगा। ऐसे नहीं कि सतोशी नाकामोटो ने बहुत सारे करेंसी बनाए और मार्केट में देना स्टार्ट करा। उसने माइनिंग का कॉन्सेप्ट रखा, और माइनिंग के कॉन्सेप्ट से पता चला कि ये जो माइनिंग का कॉन्सेप्ट है वो फिजिकल जो माइनिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, गोल्ड का होता है या मेटल्स के एक्सट्रैक्शन होता है, गोल्ड मतलब कि माइनिंग से निकाले जाते हैं, खदान से निकाले जाते हैं। तो उसी तरीके का सिमिलर कॉन्सेप्ट था। वो एक फिजिकल माइनिंग था, यहाँ पे एक ये है जो इलेक्ट्रॉनिकली माइनिंग है। तो स्टार्टिंग में जो माइनिंग करा था कुछ कॉइन्स की, तो सतोशी नाकामोटो ने एक माइनिंग करा और लोगों को बताया कि इस तरीके से माइनिंग करोगे तो आपको भी कॉइन्स मिलेंगे। और कॉइन्स तो कुछ लोगों को मिले, लेकिन उसने बताया कि आप ट्रेड करो। जैसे मान लो कि मेरे पास 5 बिटकॉइन है, तो मैं किसी से उसको परचेज मतलब कि कोई सामान परचेज करके मैं 5 बिटकॉइन दे सकता हूँ। तो वैसे करके स्टार्टिंग में कुछ लोगों को कन्विंस करना था कि आप उसको थ्रू परचेजिंग कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो वैसे करते करते धीरे धीरे बिटकॉइन पॉपुलर हुआ। तो दोस्तों बता दूं कि फर्स्ट जो बिटकॉइन का परचेजिंग हुआ था, 2 पिज्ज़ा का परचेज हुआ था, और उस पिज्ज़ा का जो प्राइस दिया गया, पे करा गया, वो 10,000 बिटकॉइंस पे करे गए थे 2010 में। अब वो 10,000 बिटकॉइंस की आज के टाइम में अगर वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो वो हो जाता है 1,300 करोड़ के आसपास होता है। अगर वो बिटकॉइन अभी तो कोई संभाल के रखा हुआ है तो मैं यकीन मानता हूँ कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आ गए होंगे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होता है कि सबको कन्विंस करना पड़ा। गोल्ड के केस में भी आप समझ लो कि गोल्ड जब पहले टाइम किसी को गोल्ड मिला हुआ, किसी ने खोदा होगा गोल्ड को मिला होगा, तो वो सबको कन्विंस नहीं कर पाया हुआ है। एक्चुअल में उसको ही पता नहीं होगा कि ये गोल्ड क्या है। जैसे जैसे धीरे धीरे गोल्ड की माइनिंग हुई होगी, गोल्ड वजूद में आया होगा और लोग उसकी वैल्यू समझे होंगे, तो वैसे उसकी वैल्यू बढ़ी होगी। आज जो गोल्ड का प्राइस है वो मतलब कि पहले के टाइम में वैसा नहीं होगा। तो वैसे ही जब माइनिंग आया था, तो जैसे 10,000 बिटकॉइन पे करने पड़े 2 पिज्ज़ा के, तो उस टाइम उसका वैल्यू लोग समझ नहीं रहे थे। लेकिन अभी के टाइम में जब लोग वैल्यू समझे हैं, तो आप समझ लो कि अभी 12,76,000 रुपया हो गया है। अब दोस्तों बता दूं कि ये जो बिटकॉइन होता है वो क्रिप्टो करेंसी होता है, और जो क्रिप्टो करेंसी होते हैं क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स पे काम करते हैं। क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स में क्या होता है कि उसको इस तरीके से मतलब बनाया गया है, इनफैक्ट वो समझ लो कि वो पब्लिकली अवेलेबल होते हुए भी कोई उसको हैक नहीं कर सकता है। इस तरीके से इंक्रिप्शन टेक्निक बनाया गया है। दोस्तों बता दूं कि ये जो बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप कोई ट्रांजेक्शन्स करते हो, तो आपने क्या किया है कि एक किसी को पैसे भेजा, तो वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। उसके जो ब्लॉक, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन वैल्यू फुलफिल हो जाता है तो एक ब्लॉक्स बन जाता है, ब्लॉक जनरेट होता है। वैसे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते जाते हैं उसका एक ब्लॉक बनता
होते जाता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको कौन वैलिडेट करता है? तो दोस्तों बता दूं कि ये वैलिडेट करते हैं माइनर्स। दोस्तों मैं बता दूं कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है। इनफैक्ट आप समझने के लिए समझ सकते हो कि जो बैंक्स होते हैं वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे ये इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उसके ऊपर आरबीआई है, आरबीआई के गाइडलाइंस को सारे फॉलो करते हैं, तो वो सेंट्रलाइज बैंक सिस्टम है। लेकिन ये जो बिटकॉइन है वो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। बिटकॉइन जब सतोशी नाकामोटो ने इसको बनाया तो उसको मैं इससे अंदाज़ा लगा लिया था कि ऐसे हो सकते हैं, तो उसने जितने भी फ्लॉज थे, मतलब कमियाँ थी, उन सबको दूर कर दिया। तो इसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है। तो आप अगर पेमेंट करते हो तो वो पेमेंट माइनर्स के पास जाता है। वो माइनर्स आपके डेटा को वो चेक करते हैं और वहाँ से वैलिडेट करते हैं। अब दोस्तों एक अच्छी बात बताता हूँ कि आप पेमेंट करते हो तो आपका जो डिटेल है कहीं रिवील नहीं होगा। बस ये पता चलेगा कि आपने सपोज करो कि 10 बिटकॉइन का पेमेंट करा, तो 10 बिटकॉइन का पेमेंट दिखेगा, लेकिन कौन करा है ये कभी नहीं पता चलता है। दोस्तों बता दूं कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी पेमेंट्स हुए हैं सारे पेमेंट का लिखा जोखा वो बिटकॉइंस में अवेलेबल है। मतलब कि वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, एक पब्लिक लेजर बोलते हैं, उस पब्लिक लेजर में सारा अवेलेबल है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का पेमेंट का। और इसीलिए क्या होता है कि उसको सिक्योर बनाया जाता है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, लेकिन कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये वो चेक करते हैं माइनर्स। उनका सिस्टम चेक करता है, काफ़ी हैवी सिस्टम लगाया जाता है, वो सारे चेक करते हैं। और चेक करने पे आप वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद वो कंफर्म हो जाता है कि आपने 10 बिटकॉइन का पेमेंट करा है, तो 10 बिटकॉइन का पेमेंट कंफर्म हो जाता है। अब दोस्तों बता दूं कि ये जो माइनिंग करते हैं उनको क्या फ़ायदा है। तो माइनिंग करने से क्या फ़ायदा है कि एक तो ट्रांजेक्शन्स, मैं अगर ट्रांजेक्शन्स करता हूँ और मेरी वैलिडेशन बहुत जल्दी हो तो मैं उसके लिए एक छोटा सा ट्रांजेक्शन्स फ़ी दूंगा। और उसके साथ साथ जो भी जल्दी माइनर्स हैं जो माइनिंग करते हैं वो लोग जल्दी अगर टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उनको एक बिट मतलब कि थोड़ा सा बिटकॉइन मिलता है, बिटकॉइन का कुछ पार्ट मिलता है। दोस्तों बता दूं कि अभी मार्केट में 18.5 मिलियन बिटकॉइंस अवेलेबल हैं और ये बिटकॉइंस टोटल ये 21 मिलियन तक जा सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में जो सतोशी नाकामोटो ने माइनिंग करी थी तो माइनिंग करते करते उसने बताया कि ये माइनिंग करके हो सकता है कि इसकी वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू काफ़ी बढ़ जाए, लेकिन उसने एक फिक्स कर दिया 21 मिलियन बिटकॉइंस से ज़्यादा आप माइनिंग नहीं कर सकते। आप यूँ समझो कि गोल्ड की माइनिंग कब खत्म होगी, जब पूरा का पूरा गोल्ड पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, मतलब कि उसकी सारी माइनिंग कर दी जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट है कि बिटकॉइन में जब के सारे बिटकॉइन मार्केट मतलब कि जो 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं वो खत्म हो जाएंगे तो उसकी माइनिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो बिटकॉइन जो माइनर्स हैं उनको कहाँ से पैसे मिलेंगे? तो बिटकॉइंस जो माइनर्स हैं उनको ट्रांजेक्शन्स फी में पैसे मिलते रहेंगे। और दोस्तों बता दूं कि माइनर बनने को कोई भी बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप स्टार्टिंग में तो आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर से कर सकते थे, लेकिन अभी के टाइम में माइनिंग का जो मतलब प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। मतलब कि हर टाइम में मतलब कि सेकेंडों मिनटों में लाखों करोड़ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उसको वैलिडेट करने के लिए आप काफ़ी पावरफुल आपके पास सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम तुरंत से वैलिडेट कर देगा। दोस्तों बता दूं कि एक और फ्लॉ था, उसको स्टार्टिंग में सतोशी नाकामोटो ने उसको ख़त्म कर दिया कि जो बिटकॉइन है उसमें डबल स्पेंडिंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि अगर मेरे पास सिर्फ 10 बिटकॉइन बचे हैं तो मैं 10 बिटकॉइन 2 लोगों को एक साथ में उसको भेज सकता हूँ। तो उस चीज़ से बचने के लिए, डबल स्पेंडिंग से बचने के लिए जो सतोशी नाकामोटो है ना वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि मैं सपोज करूँ कि 2 लोगों को एक साथ भेजता हूँ, साइमल्टेनियसली भेज सकता हूँ और एक थोड़े से टाइम गैप के बाद भी भेज सकता हूँ। तो माइनर्स क्या करते हैं, माइनर के पास वो जाता है वैलिडेशन के लिए, एक ब्लॉक जनरेट होता है, माइनर्स के पास वैलिडेशन के लिए जाता है। वो माइनर्स चेक करते हैं कि आपके पास कितना पैसा था। इनफैक्ट आपका आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन वो सिस्टम में है, जो पब्लिक लेजर में सब चीज़ अवेलेबल है, तो पता रहता है कि कितना पैसा किसके पास था, मतलब कितने कॉइन्स थे, तो वो कॉइन्स से वहाँ पे वैलिडेट होता है। ये समझ लो कि ऐसे मतलब करते करते काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स टास्क को वो उनका जो सिस्टम होता है सॉल्व करता है, और जो भी पहले आपने ट्रांजेक्शन्स करा है वो ट्रांजेक्शन्स वो वैलिडेट होता है, और वैलिडेट होने के बाद आपके अकाउंट से 10 बिटकॉइन कट जाएंगे। अब आपके अकाउंट में 0 बिटकॉइन बचा है, लेकिन आपने दूसरा ट्रांजेक्शन्स कर दिया है 10 बिटकॉइन का। तो 10 बिटकॉइन का जब ट्रांजेक्शन्स करा है तो दूसरा ब्लॉक वैलिडेट होने जाएगा, तो वहाँ पे पता चलेगा कि आपके पास पैसे नहीं है, मतलब जो आप एड्रेस जनरेट करो उस एड्रेस के पास पैसा नहीं है, तो जो ब्लॉक होता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये डबल स्पेंडिंग से कॉन्सेप्ट से बचने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजाद करा सतोशी नाकामोटो ने, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों इसके फ़ायदे के बारे में बात करता हूँ। तो फ़ायदे में क्या है कि आपको क्या है कि आप किसी जो अगर बिटकॉइन एक्सेप्ट करता हो उसके पास तुरंत भेज सकते हो, दूसरी कंट्री में भेज सकते हो। कोई चीज़ आपको परचेज करना हो तो आप बिटकॉइन के फॉर्म में परचेज कर सकते हो। दोस्तों बता दूं कि कुछ कंट्री हैं जिनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
FATF के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। उसके वजह से क्या होता है कि वो किसी कंट्री से मतलब कि वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, उनको बड़े इंस्टीट्यूशन IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिल सकता, तो वो लोग बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सारी कंट्री हैं जो बिटकॉइन को इलीगल मानती हैं। इंडिया में हालांकि कुछ दिन के लिए बिटकॉइन बैन था। अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2020 तक जो बिटकॉइन था उसको बैन कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसके बैन को हटाया गया। जो RBI का टेरिटरी है वो टेरिटरी के अंडर में नहीं आता है बिटकॉइन, इसलिए उसको हटाया गया। और ये मतलब कहते हुए मतलब हटाया गया है कि ये दो लोगों के बीच में कंसेंसस है, अगर वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अभी इनफैक्ट अगर आप बिटकॉइन में बिजनेस करना चाहते हो इंडिया में तो आप कर सकते हो। और दोस्तों बता दूं कि ये जो बिटकॉइन है वो इंडिया में बिटकॉइन में अगर आपको परचेजिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो बिटकॉइन के वॉलेट्स अवेलेबल है, आप उसके थ्रू बिटकॉइन परचेज कर सकते हो। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी और भी अवेलेबल है, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, लाइटकॉइन है, ऐसे करके और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल हैं, उसमें ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो बिटकॉइन है, बिटकॉइन में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहती है। मतलब आप समझ लो कि एक महीने के अंदर में ही $10,000 पहुंच जाएगा, तो कुछ दिन के बाद ही $1,000 पे आ जाता है। अभी के टाइम में जिस टाइम में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम में जो बिटकॉइन का एक बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो $18,000 के आसपास है, और इंडियन करेंसी में उसको देखा जाए तो 12,76,000 रुपया होता है। अब दोस्तों बात करता हूँ इसके नुकसान के बारे में। जब इसके नुकसान में क्या है कि इसकी आइडेंटिटी जो भी किसी के पास भेजा जाता है बिटकॉइन, तो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पाती, पता नहीं चलता कि किसके पास भेजा गया है। तो इस केस में क्या हुआ कि स्मगलिंग में इसका यूज होता है, मतलब कि ड्रग्स के केस में यूज हो जाता है। उसके बाद क्या है कि आजकल हैकिंग होता है, तो हैकिंग के केस में भी आपने देखा होगा कि उससे बिटकॉइन की डिमांड करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन अगर आप पैसे भेजते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजते हो तो वहाँ पे ट्रेसिंग पॉसिबल है, लेकिन बिटकॉइन के केस में पॉसिबल नहीं है। किडनैपर्स ने नया तरीका अपना लिया है कि वो बिटकॉइन में पैसा मांगते हैं, तो ये इसका नुकसान है। हालांकि सतोशी नाकामोटो ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया था कि इसका गलत इस्तेमाल करा जाए, लेकिन इसका लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने सारी बात समझा दी है। उसके बाद भी अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आपको कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।